क्या आपको याद है वो छोटी सी आवाज, सुबह सुबह चूं चूं की वो मीठी पुकार? जरा एक पल रुककर सोचिए, अपने घर की बालकनी में या खिड़की के पास क्या कुछ सुनाई देता है? शायद कुछ भी नहीं, एक खामोशी है। आज हम इसी खामोशी के पीछे की जो कहानी है उस पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही भावनात्मक लेख है। ये एक ऐसी दोस्त की बात करते हैं जो कभी हमारे घरों का, हमारी सुबह का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज वो चुपचाप हमारी जिंदगी से गायब हो रही है। गौरैया। इन स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका हमारे लिए क्या मतलब है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लेखों को पढ़कर एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि यह कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है। यह हमारे बदलते हुए शहरों की, हमारे बदलते हुए जीवन की और प्रकृति के साथ हमारे टूटते रिश्ते का एक प्रतीक है। इन स्रोतों की सबसे खास बात इनकी भाषा है। ये सिर्फ आंकड़े या वैज्ञानिक तथ्य नहीं देते, बल्कि भावनाओं और यादों का इस्तेमाल करते हैं। सही है। ताकि ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा न रहकर हर सुनने वाले की एक व्यक्तिगत कहानी बन जाए। बिल्कुल। चलिए इसी यादों के गलियारे से अपनी बात शुरू करते हैं। मुझे आज भी याद है, और जैसा कि इन लेखों में बार बार ये बात सामने आती है, बचपन में दादी का छत पर चावल या बासी रोटे के टुकड़े डालना, और हम बच्चे बड़ी उत्सुकता से गिनते थे आज कितनी गौरैया आई। वो छोटा सा भूरे रंग का पक्षी, वो हमारी सुबह की अलार्म हुआ करती थी। हाँ, उसके चहचहाहट से ही तो दिन शुरू होता था। ऐसा लगता था जैसे वो घर का ही हिस्सा हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। हम इसे वैज्ञानिक भाषा में सहजीवन या सिम्बायोसिस कह सकते हैं, लेकिन असल में तो ये दोस्ती थी। हाँ। गौरैया को इंसानों के बनाए घरों में उनके आसपास रहना पसंद था। उसे हमारे आंगन, रोशनदान और पुरानी इमारतों की दरारों में अपना घर मिल जाता था, और बदले में वो हमारे आसपास के कीड़े मकोड़ों को खाकर एक संतुलन बनाए रखती थी। असल में कई रिपोर्ट्स गौरैया को एक इंडिकेटर स्पीशीज मानती हैं। इंडिकेटर स्पीशीज, ये तो सुनने में काफी तकनीकी सा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि किसी जगह पर उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी उस पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अच्छा। अगर गौरैया आपके आसपास खुश है, चहचहा रही है, तो ये सिर्फ एक खुशनुमा एहसास नहीं है। ये एक वैज्ञानिक संकेत है कि वहां का वातावरण इंसानों और दूसरे छोटे जीवों दोनों के लिए स्वस्थ है। ओके। मतलब वहां हवा साफ है, भोजन उपलब्ध है और एक संतुलन बना हुआ है। तो उसका गायब होना सिर्फ दुखद नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक अलार्म जो अब बंद हो गया है। और आज की हकीकत यही है। हमारे हाथ लगे एक लेख की ये पंक्ति तो दिल पे लगती है। वही छत है, वही घर है, पर गौरैया नहीं। बिल्कुल। ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। अब शहरों में गौरैया का दिखना, जैसा कि एक लेखक बताते हैं, खुशी नहीं, हैरानी बन गया है। हम चौंक जाते हैं, अरे गौरैया, जैसे कोई भूला बिसरा दोस्त अचानक मिल गया हो। सही बात है। ये बदलाव कितना बड़ा और कितना दुखद है। और इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। कैसा असर? एक जानी पहचानी रोजमर्रा की आवाज का अचानक से गायब हो जाना हमारे अवचेतन मन में एक खालीपन छोड़ जाता है। आप इसे एक तरह का सेंसरी लॉस कह सकती हैं। सेंसरी लॉस? हाँ, मतलब आपकी दुनिया से एक आवाज हमेशा के लिए चली गई। आपको शायद रोजमर्रा की भाग दौड़ में पता भी ना चले, पर आपके दिमाग को पता है कि कुछ खाली खाली है। वो प्राकृतिक संगीत जो हमारे जीवन का एक तरह से बैकग्राउंड स्कोर हुआ करता था, वो अब बंद हो गया है। ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। एक तरफ हमें जो उन्हें हर रोज देखते थे, और आज वो है ही नहीं। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया कि वो हमें छोड़कर ही चली गई? इन रिपोर्ट्स का निचोड़ क्या है? मुख्य कारण क्या बताए गए? इन लेखों में कई कारणों का जिक्र है, और वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर आते हैं हमारे घरों की बदलती बनावट, जिसे कंक्रीट के जंगल कहा गया है। फिर है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल, और हाँ, मोबाइल टावर भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरे हैं। एक लेखक इसे बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, हमने धीरे धीरे उसका घर छीन लिया। इन सबको थोड़ा खोलकर समझते हैं। कंक्रीट के जंगल से क्या मतलब है? घर तो पहले भी थे, अब भी हैं। फर्क बनावट का है। बनावट का? हाँ, पुराने घरों में रोशनदान होते थे, छज्जे होते थे, दीवारों में दरारें होती थीं। गौरैया को घोंसला बनाने के लिए ऐसी ही छोटी सुरक्षित जगहें चाहिए होती हैं।
आज की हमारी इमारतें वो शीशे और एल्यूमिनियम की बनी एकदम सपाट और चिकनी होती हैं। उनमें गौरैया के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमने अपने घरों को एयर कंडीशन्ड और पक्षियों के लिए प्रूफ बना दिया है, तो वो घर कहाँ बनाएगी? और पेड़ों की कटाई, इसका मतलब सिर्फ हरियाली का कम होना नहीं है ना? इसका असर उनके खाने पर भी पड़ता होगा। सीधा असर, बिल्कुल सीधा। गौरैया अनाज के दाने तो खाती है, लेकिन अपने बच्चों को पालने के लिए उसे प्रोटीन चाहिए होता है। अच्छा। जो उसे छोटे छोटे कीड़ों और इल्लियों से मिलता है। अब जब पेड़, झाड़ियां और बगीचे ही नहीं रहेंगे तो ये कीड़े कहाँ पनपेंगे? यही बात है। तो भोजन का एक पूरा स्रोत ही खत्म हो गया। और ऊपर से जो थोड़ी बहुत खेती शहरों के आसपास होती है, उस पर कीटनाशकों का इतना छिड़काव होता है कि वो कीड़े भी जहरीले हो जाते हैं या मर जाते हैं। ये गौरैया के बच्चों के लिए मौत का सामान है। और इन मोबाइल टावरों का क्या? ये एक ऐसा कारण है जो बहुत सुनने में आता है। क्या स्रोत इस पर कुछ ठोस जानकारी देते हैं? हाँ, और ये एक दिलचस्प मुद्दा है। ज्यादातर लेख मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क ये है कि ये तरंगे गौरैया के मैग्नेटिक सेंस, हाँ, मतलब दिशा पहचानने की आंतरिक क्षमता, उसमें दखल देती हैं। कई पक्षियों में ये एक प्राकृतिक जीपीएस जैसा होता है जिससे वो अपना रास्ता खोजते हैं। अच्छा। इन तरंगों के कारण वो रास्ता भटक जाती हैं, अपने घोंसले या भोजन तक नहीं पहुंच पाती हैं। हालांकि ये भी कहना जरूरी है कि कुछ शोधकर्ता इस तर्क को विवादास्पद मानते हैं। ओके। वो कहते हैं कि इसका सीधा प्रमाण मिलना मुश्किल है और असल अपराधी कीटनाशक और घोंसलों की कमी है, पर ज्यादातर स्रोत इसे एक संभावित बड़े खतरे के रूप में जरूर देखते हैं। तो मतलब ये किसी एक दुश्मन का काम नहीं है, ये तो एक के बाद एक कई हमलों जैसा है। हमने उनका घर छीना, उनका खाना छीना और शायद उनका रास्ता खोजने की क्षमता भी छीन ली। बिल्कुल, ये विकास की वो कीमत है जिसके बारे में हमने शायद कभी सोचा नहीं था कि हमें इस रूप में चुकानी पड़ेगी। हमने बड़े सड़कें और ऊंची इमारतें तो बना ली, लेकिन इस प्रक्रिया में अपने सबसे छोटे पड़ोसियों को बेघर कर दिया। और इस कीमत का सबसे दर्दनाक पहलू शायद ये है कि हम सिर्फ एक पक्षी नहीं खो रहे हैं। जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा तो सच कहूं मेरा दिल बैठ गया। एक बच्चे से पूछा गया गौरैया कैसी दिखती है, और उसका जवाब था शायद किसी कार्टून जैसी। उफ, ये सोचना कि एक जीती जागती चिड़िया जो हमारे आंगन में फुदकती थी आज के बच्चों के लिए बस एक कार्टून कैरेक्टर बनकर रह गई है, यह हमारी पूरी चर्चा का सार है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर संकेत है। इसे इकोलॉजिकल एमनीशिया कहते हैं या शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हर नई पीढ़ी अपने आसपास के घटे हुए कमजोर प्राकृतिक माहौल को ही नॉर्मल मानकर बड़ी होती है। अच्छा। आपके लिए नॉर्मल था गौरैया को देखना, इसलिए आपको उसकी कमी खल रही है। आज के बच्चे उसे देखे बिना बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए यही खामोशी नॉर्मल है। उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने क्या खो दिया है। मतलब हम सिर्फ एक पक्षी नहीं खो रहे हैं, हम अपनी यादें खो रहे हैं। हम अपनी यादें खो रहे हैं, और अगली पीढ़ी के लिए तो वो बनेंगी ही नहीं। वो बनेंगी ही नहीं? हाँ, वो यादें बनेंगी ही नहीं। ठीक यही बात है। जब एक आम रोज दिखने वाला पक्षी हकीकत की दुनिया से निकलकर कल्पना या कार्टून की दुनिया में चला जाए, तो इसका साफ मतलब है कि अगली पीढ़ी का प्रकृति से जो सीधा जीवंत जुड़ाव था वो टूट रहा है। बिल्कुल। वो पक्षियों को सिर्फ किताबों, टीवी या इंटरनेट पर देखेंगे, उन्हें वो अनुभव नहीं मिलेगा जो हमें मिला। हाँ। उन्हें अपने हाथों से दाना खिलाने का, उनके घोंसले को देखने का, उनके बच्चों की पहली उड़ान का गवाह बनने का। ये एक बहुत बड़े अलगाव का संकेत है, जहां प्रकृति एक बाहरी चीज बन जाती है जिसे दूर से देखा जाता है, महसूस नहीं किया जाता। हाँ, ठीक है। ये सब बहुत निराशाजनक है। मुझे डर है कि हम श्रोताओं को पूरी तरह से उदास कर देंगे। क्या इन लेखों में कोई उम्मीद की किरण है? क्या कुछ किया जा सकता है या बहुत देर हो चुकी है? नहीं, अच्छी बात यह है कि सारे स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है, और वो किरण हमारे अपने हाथ में है। हाँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो समाधान सुझाए गए हैं वो बहुत बड़े, महंगे या मुश्किल नहीं है। वो बहुत छोटे और आसान कदम हैं जिन्हें कोई भी कहीं भी कर सकता है। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे आसान काम, अपनी बालकनी, छत या खिड़की पर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी रखना।
खासकर गर्मियों में जब पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख जाते हैं तो ये छोटा सा काम कई प्यासे पक्षियों की जान बचा सकता है, सिर्फ गौरैया की नहीं। दूसरा, थोड़े से दाने डालना। चावल के दाने, बाजरा, कंगनी जैसा कोई भी मोटा अनाज। बस ये ध्यान रखें कि नमकीन या मसालेदार चीजें ना डालें। एक मिनट, एक सवाल है, क्या एक कटोरी पानी और थोड़े दाने रखने से वाकई कोई फर्क पड़ेगा? ये सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या ये उस विशाल समस्या का हल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कंक्रीट के जंगल, मोबाइल टावर, कीटनाशक, या ये सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराने का एक तरीका है? नहीं, ये सवाल बहुत जायज है और इसका जवाब है हाँ, इससे फर्क पड़ेगा। अच्छा। अकेले शायद नहीं, लेकिन सामूहिक रूप से हाँ। इन छोटे कदमों का बड़ा महत्व ये है कि ये सिर्फ एक पक्षी को खाना पानी देने के बारे में नहीं है। ये शहरी जीवन की भागदौड़ में प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की एक कोशिश है। जब आप अपनी बालकनी में पानी रखते हैं तो आप सिर्फ गौरैया को नहीं बुला रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रकृति के लिए एक छोटी सी जगह बना रहे हैं। आप एक संदेश दे रहे हैं कि आपको फर्क पड़ता है। यह उस विचार को मजबूत करता है जो एक लेख में दिया गया है, विकास जरूरी है लेकिन प्रकृति के बिना विकास अधूरा है। सही बात है। ये छोटे छोटे कदम उस अधूरेपन को भरने की एक ईमानदार कोशिश है। और एक तीसरा कदम भी बताया गया है जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और वो है बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, उन्हें इन पक्षियों के बारे में बताना, उनकी तस्वीरें दिखाना, और अगर कभी कोई गौरैया दिखे तो उत्साह से उनका ध्यान उस ओर खींचना। हाँ। उन्हें ये समझाना कि ये जीव भी हमारे समाज का, हमारी दुनिया का हिस्सा है। अगर हम उनमें ये जिज्ञासा और प्यार पैदा कर सकें तो अगली पीढ़ी शायद प्रकृति के प्रति हमसे ज्यादा संवेदनशील होगी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने गौरैया की खोई हुई चूचू की याद से अपना सफर शुरू किया। हमने उसकी खामोशी के पीछे के कारणों की परतें खोली, कैसे हमारे विकास ने अनजाने में उसका घर और भोजन छीन लिया, और आखिर में हमने उसे वापस बुलाने के कुछ सरल उम्मीद भरे तरीकों पर बात की। लेकिन इन लेखों में एक चेतावनी भी है जिसे दोहराना बहुत जरूरी है। अगर आज हमने गौरैया के लिए थोड़ी सी जगह नहीं बनाई तो कल वो सिर्फ किताबों और कहानियों में रह जाएगी। यह अंतिम संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। गौरैया की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक पैमाना है, एक लिटमस टेस्ट। एक लिटमस टेस्ट। हाँ, उसका वापस आना इस बात का संकेत होगा कि हम अपने शहरों को दूसरे जीवों के लिए भी रहने लायक बना रहे हैं, और उसका हमेशा के लिए चले जाना वो इस बात की गवाही देगा कि हमने एक ऐसा विकास चुना जो सिर्फ इंसानों के लिए था, प्रकृति के लिए नहीं। और ये चुनाव आखिरकार हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी खतरनाक साबित होगा। इसलिए हमें एक स्रोत की उस सबसे असरदार पंक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। याद रखिए, जब चिड़ियां चुप हो जाती हैं तो समझिए प्रकृति रो रही होती है। और इसी विचार के साथ हम आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि और कौन-कौन सी आवाजें हैं। मेंढकों की टर-टर, झिंगुरों की आवाज, जुगनुओं की टिमटिमाहट, जो हमारे ध्यान दिए बिना ही हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं या हो रही हैं।